डियर स्टूडेंट, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो चलिए हम इसको रीड आउट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में वो कहता है ईच प्रोटीन हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। क्या कहता है? ईच प्रोटीन, हर प्रोटीन हैज़ रखती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। वो कहता है कि हर प्रोटीन की स्पेसिफिक खसूसियात हैं। स्पेसिफिक मतलब ख़ास, के हर प्रोटीन है वो अपनी ख़ास खसूसियात रखती हैं, और ये जो खसूसियात हैं इनको डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि ज़ाहिर किया जाता है या बयान किया जाता है। डिटरमाइन, और इन खसूसियात को डिटरमाइन यानी कि बयान किया जाता है या ज़ाहिर किया जाता है बाय दो चीज़ों से। इन खसूसियात को बयान कर सकते हैं हम, एक नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 जो है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन मॉलिक्यूल। नंबर 1 जो है वो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड यानी कि अमाइनो एसिड की तादाद मॉलिक्यूल में, और नंबर 2 क्या है? स्पेसिफिक, SPEC प्रॉपर्टीज ऑफ। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं, स्पेसिफिक सीक्वेंस, CUEN सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब ऑफ अमाइनो एसिड इन आ प्रोटीन मॉलिक्यूल में। वो कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ईच प्रोटीन है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, कि हर प्रोटीन्स की स्पेसिफिक यानी कि ख़ास खसूसियत हैं। इनकी ख़ास, हर प्रोटीन की अपनी ख़ास खसूसियात हैं, और इन खसूसियात को, उस प्रोटीन की खसूसियात को हम बयान कर सकते हैं या ज़ाहिर कर सकते हैं डिटरमाइन उस प्रोटीन में मौजूद अमाइनो एसिड की तादाद से और उन अमाइनो एसिड की ख़ास तरतीब से, यानी कि जो ईच प्रोटीन की, वो कहता है कि हर प्रोटीन की ख़ास खसूसियत होती हैं। हर प्रोटीन अपनी ख़ास खसूसियत रखती है, और ये खसूसियात को हम उस प्रोटीन में मौजूद नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड से डिटरमाइन यानी कि बयान कर सकते हैं, या स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। और प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है उसकी बना पर ज़ाहिर कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड की बना पर, यानी कि अमाइनो एसिड की तादाद इन अ प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड की ख़ास तरतीब की बना पर। इन दोनों चीज़ों की बना पर हम उस प्रोटीन की स्पेसिफिक खसूसियात को यानी कि ख़ास खसूसियात को बयान कर सकते हैं। और इसको बयान करने के लिए हम ये जो खसूसियात हैं ये डिपेंड करती हैं, ये खसूसियात डिपेंड आल्सो अपॉन द शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये जो खसूसियात ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल की शेप पर भी इन्हसार करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमें वो दो बातें समझाता है कि हर प्रोटीन की अपनी ख़ास खसूसियात होती हैं, और उन खसूसियात को बयान करने के लिए हम उस प्रोटीन में मौजूद नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करते हैं, या उन अमाइनो एसिड का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस यानी कि ख़ास तरतीब है उन अमाइनो एसिड की उस मॉलिक्यूल में, प्रोटीन की उस मॉलिक्यूल में, उसकी बना पर कर सकते हैं। और ये मॉलिक्यूल या प्रोटीन की शेप पर भी इन्हसार करता है। आइए हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है?
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड इन्हिसार करता है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन a प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये तो एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड की तादाद पर इन्हिसार करता है, और दूसरा ये इन्हिसार करता है स्पेसिफिक यानी कि ख़ास, स्पेसिफिक सीक्वेंस, सीक्वेंस स्पेसिफिक मतलब ख़ास, सीक्वेंस मतलब तरतीब ऑफ अमाइनो एसिड, ए से अमाइनो और दूसरे ए से एसिड इन आ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का है ये दो चीज़ों पर इन्हिसार करता है, प्रोटीन में मौजूद अमाइनो एसिड की तादाद पर, और उस प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक तरतीब या उनकी ख़ास सीक्वेंस होता है, उनकी ख़ास तरतीब होती है जिस तरतीब के साथ वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये इन दो चीज़ों पर इन्हिसार करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम पढ़ते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। ये जो अमाइनो एसिड की तरतीब है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल में कैसे होती है और इसकी क्या अहमियत है। एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक सेंगर। ये जो फ्रेडरिक सेंगर था ना, उसने पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम डिटरमाइन बयान किया उसने पहली मर्तबा बयान किया सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और उसने इसको फर्स्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को स्टडी किया, फर्स्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल में। ये जो फ्रेडरिक सेंगर था ना, उसने पहली मर्तबा यानी कि पहली बार ये जो एक पहली प्रोटीन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को बयान किया, ये जो फ्रेडरिक सेंगर था। और फ्रेडरिक सेंगर ने 10 ईयर काम किया और ये जो फ्रेडरिक सेंगर था इसने जिस प्रोटीन पर काम किया 10 साल, अपनी 10 साल, वो प्रोटीन थी इंसुलिन। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। फ्रेडरिक सेंगर था एक साइंटिस्ट, उसने पहली मर्तबा ये जो पहली प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को दरियाफ्त किया। उससे पहले किसी ने किसी भी प्रोटीन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को बयान नहीं किया था। ये जो फ्रेडरिक सेंगर था इसने 10 साल इंसुलिन के मॉलिक्यूल पर काम किया। आफ्टर 10 ईयर ऑफ केयरफुल वर्क, यानी कि अपने 10 सालों के अच्छे काम, केयरफुल यानी कि कामयाब काम के बाद सेंगर कंक्लूडेड दैट, सेंगर ने नतीजा अखज़ किया, सेंगर ने नतीजा अखज़ किया। सेंगर ने 10 साल इंसुलिन पर काम किया और अपने 10 साल के केयरफुल वर्क के बाद सेंगर ने नतीजा अखज़ किया। सेंगर एक साइंटिस्ट था, उसने नतीजा अखज़ किया कि इंसुलिन में
51 अमाइनो एसिड होते हैं। इंसुलिन हैज़ 51 अमाइनो एसिड। और ये जो अमाइनो एसिड है ये ये जो अमाइनो एसिड हैं 51 अमाइनो एसिड इंसुलिन के मॉलिक्यूल में इनकी 2 चेन्स होती हैं। 51 अमाइनो एसिड फॉर्म 2 चेन्स, one called alpha chain and the other is beta chain। ये जो 51 अमाइनो एसिड थे ये जो 51 अमाइनो एसिड थे इन्होंने 2 चेन्स बनाई हुई थी इंसुलिन के मॉलिक्यूल में। एक चेन थी अल्फा चेन और दूसरी चेन थी बीटा चेन। ये जो अल्फा चेन थी इसमें अमाइनो एसिड होते हैं इंसुलिन के मॉलिक्यूल में थे 21 अमाइनो एसिड अल्फा चेन में थे, और जो बीटा चेन थी इसमें 30 अमाइनो एसिड मौजूद थे। इस तरह ये दोनों चेन्स हैं अल्फ़ा और बीटा चेन्स। ये अल्फ़ा चेन और ये बीटा चेन, ये दोनों ये जो चेन थी ये एक दूसरे के साथ डाईसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी थी। डाईसल्फाइड बॉन्ड ऐसे होता है। ये जो दोनों चेन थी ये एक दूसरे के साथ डाईसल्फाइड बॉन्ड या डाईसल्फाइड ब्रिजेस के साथ जुड़ी हुई थी। ब्रिजेस भी कह सकते हैं, बॉन्ड भी कह सकते हैं। उसने ये जो फ्रेडरिक सेंगर था, ये एक साइंटिस्ट था। इसने फर्स्ट टाइम पहली मर्तबा पहली प्रोटीन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को दरियाफ्त किया, और वो जो प्रोटीन थी फर्स्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल था वो था इंसुलिन। और उसने अपने 10 ईयर के काम में जो अपना 10 ईयर काम किया, 10 साल अपने काम में जो उसने नतीजा अखज़ किया, उसने कहा कि इंसुलिन के मॉलिक्यूल में 51 अमाइनो एसिड होते हैं, और ये जो 51 अमाइनो एसिड होते हैं ये 2 चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड की, ये अमाइनो एसिड की ये जो 51 अमाइनो एसिड होते हैं ये 2 चेन्स बनाते हैं अमाइनो एसिड की। ये जो एक चेन है वो अल्फ़ा चेन कहलाती है और दूसरी चेन जो है वो बीटा चेन कहलाती है। अल्फ़ा चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं इंसुलिन के केस में, और बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं, और दोनों ये चेन्स एक दूसरे के साथ डाईसल्फाइड बॉन्ड या डाईसल्फाइड ब्रिजेस के ज़रिए जुड़ी होती हैं। अब सीक्वेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये स्टूडेंट आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है, और ये हीमोग्लोबिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये हमारे टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन ना लेके जाए तो हमारे टिश्यू डेड हो सकते हैं, वो मर सकते हैं। चलिए हम इसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस देखते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये हीमोग्लोबिन is composed of 574 अमाइनो एसिड। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये 574 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है ये 574 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, और ये जो 574 अमाइनो एसिड हैं ये 4 चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड बनाते हैं। 2 चेन्स होती हैं अल्फ़ा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती हैं। 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 ही बीटा चेन होती हैं। ये जो 574 अमाइनो एसिड होते हैं ये 4 चेन्स बनाते हैं, यानी कि 4 चेन ऑफ अमाइनो एसिड की बनाते हैं। 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, और हर अल्फ़ा चेन में
141 अमाइनो एसिड होते हैं। हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं और इसी तरह हर बीटा चेन में ईच बीटा चेन हैज़ 146 अमाइनो एसिड। इसी तरह वो कहता है कि हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं। इसी तरह हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। चूँकि 2 अल्फ़ा चेन होती हैं, इसी तरह 141 और 141 ये बने 282 और इसी तरह 146 और 146 ये बने 292। 292 को इसमें ऐड करें 4, 7 और 574 अमाइनो एसिड टोटल हुए। वो कहता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। अगर ये कैरी ना करे तो हमारे टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन ना हो सके। हीमोग्लोबिन जो 576 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, ये जो 576 अमाइनो एसिड होते हैं ये 4 चेन बनाते हैं अमाइनो एसिड की। इन 4 चेन में से 2 चेन होती हैं अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं और हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। इसी तरह हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं। चूँकि ये 2 अल्फ़ा चेन होती हैं तो इनके टोटल अमाइनो एसिड अल्फ़ा चेन के हुए 282 और इसी तरह हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं तो 2 बीटा चेन के अमाइनो एसिड हुए 292 और टोटल ये बने 576 अमाइनो एसिड। ये स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं साइज़ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज़। ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल का साइज़ है ना, ये 2 चीज़ों पर इन्हिसार करता है। साइज़ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये 2 चीज़ों पर इन्हिसार करता है। ये जो चीज़ है ये है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड की टाइप्स पर एक तो इन्हिसार करता है, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इन आ प्रोटीन मॉलिक्यूल, और दूसरा ये इन्हिसार करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन आ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये स्टूडेंट साइज़ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन के मॉलिक्यूल का जो साइज़ है ये 2 चीज़ों पर इन्हिसार करता है। ये एक तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ज़ाहिर बात है अगर अमाइनो एसिड की तादाद कम हुई तो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज़ कम होगा। अगर अमाइनो एसिड की तादाद ज़्यादा होगी तो उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज़ अल्टीमेटली ज़्यादा होगा। इसी तरह ये टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड की टाइप्स पर भी इन्हिसार करता है कि उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में किस किस्म के अमाइनो एसिड हैं। और अगर अमाइनो एसिड का अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो ज़ाहिर बात है कि वो अमाइनो एसिड बड़े होंगे साइज़ में और उससे बनने वाली प्रोटीन का साइज़ भी बड़ा ही होगा। हम दोबारा इसका ओवरव्यू लेते हैं साइज़ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये जो प्रोटीन का साइज़ है ये 2 चीज़ों पर इन्हिसार करता है। एक तो ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड की तादाद कम है तो उसका साइज़ अल्टीमेटली कम होगा। अगर उसके प्रोटीन के मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड की तादाद ज़्यादा है तो उसका साइज़ अल्टीमेटली बड़ा ही होगा। उसी तरह टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड प्रोटीन के मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड की टाइप या अमाइनो एसिड की किस्म पर भी इन्हिसार करते हैं कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल में किस किस्म के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। अगर वो उन अमाइनो एसिड का अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो अल्टीमेटली उन अमाइनो एसिड का साइज़ भी बड़ा होगा और बड़े साइज़ के अमाइनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का साइज़ भी बढ़ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड।
अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक अरेंजमेंट की क्या अहमियत है। हमारी बॉडी में डियर स्टूडेंट 10,000 से ज़ायद प्रोटीन पाई जाती हैं। देयर आर 10,000 प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी। वो कहता है कि हमारी बॉडी में 10,000 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, यानी कि 10,000 प्रोटीन किस्म की प्रोटीन हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। और ये जो प्रोटीन हैं अमाइनो एसिड के स्पेसिफिक अरेंजमेंट और अमाइनो एसिड की यूनिक और स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बनी होती हैं। वो कहता है प्रोटीन मेड, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, विच आर कंपोज्ड, विच का मतलब वो प्रोटीन आर कंपोज्ड जो बनी होती हैं, विच आर कंपोज्ड यूनिक, UNIQ यूनिक एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस of amino acid और ये जो अमाइनो एसिड हैं ये 20 टाइप्स के एक कॉमन प्रोटीन में पाए जाते हैं। वो कहता है कि हमारी बॉडी में 10,000 प्रोटीन पाई जाती हैं और जो अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक तरतीब से यानी कि ख़ास तरतीब से, यूनिक यानी कि एक बिल्कुल दुरुस्त और ख़ास तरतीब से 20 टाइप के अमाइनो एसिड की यूनिक और स्पेसिफिक सीक्वेंस से बने होते हैं। और ये जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर न्यूक्लियोटाइड इन द DNA। बहुत ही इम्पोर्टेंट फिक्रा है कि वो कहता है अगर DNA में न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड DNA के बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर DNA में न्यूक्लियोटाइड की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस यानी कि ख़ास तरतीब है वो दुरुस्त है, तो उससे बनने वाला मैसेंजर RNA भी दुरुस्त ही होगा और उससे बनने वाली पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन भी दुरुस्त होगी। अगर इस न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड की जगह किसी दूसरी ने रिप्लेस कर दिया और उसी तरह वही गलती इसी मैसेंजर RNA में आएगी और इस मैसेंजर RNA से बनने वाला प्रोटीन में भी वही गलती रिपीट होगी। इसी तरह अगर न्यूक्लियोटाइड में गलती है तो वो मैसेंजर RNA में भी गलती आएगी, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में गलती है तो वो मैसेंजर RNA के न्यूक्लियोटाइड में भी गलती आएगी। और इसी तरह प्रोटीन के ये जो अमाइनो एसिड हैं वो दुरुस्त नहीं एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर लेंगे। ये जो अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड है ना इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। वो कहता है अरेंजमेंट ये जोड़ के लिखना था, थोड़ी स्पेस, ऑफ अमाइनो एसिड इन a protein molecule is highly specific for its proper functioning।
कहता है कि ये जो अमाइनो एसिड की तरतीब है, ये जो अमाइनो एसिड की तरतीब है वो हाईली स्पेसिफिक है। अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मालिक्यूल, प्रोटीन के मालिक्यूल में ये जो अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो हाईली स्पेसिफिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही उसकी ज़रूरत होती है, हाईली स्पेसिफिक, कि इसमें थोड़ी सी भी गलती ना हो। फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, इसके दुरुस्त काम के लिए अगर एक प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड हैं उनके यानी कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस यानी कि तरतीब दुरुस्त है तो वो प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन कर सकेगी। अगर उसमें मौजूद उस प्रोटीन मालिक्यूल में मौजूद अमाइनो एसिड की ये जो तरतीब है ये दुरुस्त नहीं है, सिर्फ दुरुस्त नहीं है, तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती। वो बहुत इम्पोर्टेंट बात करता है, इफ़ आ सिंगल अमाइनो एसिड, अगर एक सिंगल अमाइनो एसिड इज नॉट नहीं है इन इट्स प्लेस, नॉर्मल प्लेस, इन इट्स नॉर्मल प्लेस, द प्रोटीन फेल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन, द प्रोटीन फेल FAIL fails to perform its normal function, its normal function। वो कहता है कि अगर एक सिंगल अमाइनो एसिड भी अपनी जगह से रिप्लेस कर ले, अपनी नॉर्मल जगह पर मौजूद ना हो, इसकी जगह कोई और अमाइनो एसिड आ जाए, तो वो पूरी प्रोटीन जो उन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है वो नाकाम हो जाएगी अपना प्रॉपर फंक्शन अदा करने में। वो कहता है कि अगर एक सिंगल अमाइनो एसिड भी अपनी जगह से रिप्लेस कर जाए, किसी दूसरे अमाइनो एसिड से रिप्लेस कर जाए, तो जो पूरी प्रोटीन होती है वो अपना प्रॉपर फंक्शन अदा करने में नाकाम हो जाती है। इसकी एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया, सिकल एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के 576 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड जिसका नाम होता है वलीन, उसकी जगह एक और अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, और वलीन की जगह ग्लूटामिक एसिड आने से वो जो हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल है वो मुड़ जाता है, और मुड़ने की वजह से वो सफिशेंट यानी कि काफ़ी मकदार ऑक्सीजन की काफ़ी मकदार को कैरी नहीं कर पाता, और इस तरह इंसान की डेथ हो सकती है। अब हम दोबारा इसका ओवरव्यू लेते हैं। स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मालिक्यूल में इसकी अहमियत क्या है। वो कहता है कि हमारी बॉडी में 10,000 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती हैं, और ये हर प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड के यूनिक और स्पेसिफिक सीक्वेंस से बनी हुई है, और ये जो अमाइनो एसिड है हर प्रोटीन में वो 20 टाइप्स के पाए जाते हैं। वो कहता है कि अगर DNA के न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस कर जाए तो वही गलती मैसेंजर RNA में रिपीट होती है, क्योंकि ये होती है वो प्रोटीन DNA से मैसेंजर RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और इसके बाद मैसेंजर RNA से प्रोटीन का बनना ये होता है ट्रांसलेशन। इसी के दौरान अगर न्यूक्लियोटाइड में कोई गड़बड़ होगी तो वही गलती मैसेंजर RNA में रिपीट होगी, और मैसेंजर RNA के बाद वही गलती प्रोटीन में आएगी, और प्रोटीन में वो गलती आने से एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरा अमाइनो एसिड रिप्लेस कर जाता है। वो कहता है अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड की तरतीब प्रोटीन के मालिक्यूल में हाईली स्पेसिफिक है, यानी कि
बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर एक सिंगल अमाइनो एसिड भी अपनी जगह से रिप्लेस कर जाए, अपनी नॉर्मल जगह पर मौजूद ना हो, तो उसकी जगह कोई दूसरा अमाइनो एसिड आ जाए, तो वो सारी जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, सारी प्रोटीन का मालिक्यूल है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर नहीं सकेगा। इसकी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इसमें होता है कि हीमोग्लोबिन के 576 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड जिसका नाम होता है वलीन, उसकी जगह ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, और वलीन की जगह ग्लूटामिक एसिड के आने से हीमोग्लोबिन का जो मालिक्यूल होता है वो इस तरह हो जाता है, मुड़ जाता है और मुड़ने की वजह से वो ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट कैरी नहीं करता, यानी कि ऑक्सीजन की काफ़ी मकदार को बॉडी में सप्लाई नहीं करता, टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचाता और इंसान की डेथ हो सकती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेस, इसमें शामिल है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, इसमें पहले में हम पढ़ा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड की तादाद देखी जाती है और अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें दो चीज़ें होती हैं, वो जो पॉलीपेप्टाइड बनती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, उनकी क्वाइलिंग होती है या फोल्डिंग। क्वाइलिंग पॉलीपेप्टाइड चेन की, पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसमें फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हमने पढ़ा था कि हमने अमाइनो एसिड की तादाद को देखते हैं और अमाइनो एसिड की तादाद मापते हैं और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस देखते हैं, और प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसकी क्वाइलिंग होती है या फोल्डिंग होती है। क्योंकि जो प्रोटीन का मालिक्यूल है वो आम तौर पर फ्लैट यानी कि सीधा नहीं रहता, वो या तो कॉइल कर जाता है या फोल्ड कर जाता है अपने ऊपर। अल्फ़ा हेलिक्स क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अल्फ़ा हेलिक्स, ये जो प्रोटीन का मालिक्यूल है वो दो तरीक़ों से कॉइल करता है, या तो हेलिकल स्ट्रक्चर में या बीटा प्लीटेड शीट बना देता है। अल्फ़ा हेलिक्स के केस में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये कॉइल करती है स्पायरली। इन केस ऑफ अल्फ़ा हेलिक्स, पॉलीपेप्टाइड कॉइल स्पायरली। स्पायरली का मतलब है स्प्रिंग की तरह। आपने अक्सर वो बॉल पॉइंट का स्प्रिंग देखा होगा या दूसरे कोई स्प्रिंग देखे होंगे, उनकी तरह ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनकी तरह कॉइल कर जाती है, स्प्रिंग की तरह, यानी कि इस तरह। इस तरह ये कॉइल कर जाती है। और ये अल्फ़ा हेलिक्स जो है ये मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर है, और ये जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है ये यूनिफॉर्म और ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। ये अल्फ़ा हेलिक्स कुछ इस तरह बनते हैं, इस तरह, स्प्रिंग की तरह। इन द केस ऑफ अल्फ़ा हेलिक्स के केस में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना वो कॉइल करती है स्प्रिंग की तरह, यानी कि स्पायरली। और ये अल्फ़ा हेलिक्स जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में से एक है,
और ये जो अल्फ़ा हेलिक्स है ना, ये फॉर्म बनाती है यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि ये यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर है। और जो एक इसकी टर्न है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें होते हैं 3.6 अमाइनो एसिड। तो क्या हुआ, ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स हैज़ 3.6 अमाइनो एसिड, यानी कि एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये बरकरार रखा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं और वो इस हेलिकल स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो सक्सेसिव टर्न के पर बनते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्कैंडी स्ट्रक्चर में से हमने पहले पढ़ा कि स्कैंडी स्ट्रक्चर में क्वाइलिंग होती है या फोल्डिंग होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के बाद स्कैंडी स्ट्रक्चर आता है, उसमें ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसकी या तो क्वाइलिंग होती है या फोल्डिंग होती है। क्वाइलिंग और अल्फ़ा हेलिक्स के क्वाइलिंग दो तरीक़ों से की जाती है, या तो अल्फ़ा हेलिक्स हो सकती है या बीटा प्लीटेड शीट। अल्फ़ा हेलिक्स के केस में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये क्वाइल करती है स्पाइरली, यानी कि स्प्रिंग की तरह। और ये मोस्ट कॉमन स्कैंडी स्ट्रक्चर में से एक है। और ये जो अल्फ़ा हेलिक्स है, ये यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर है। और ईच टर्न, ये जो अल्फ़ा हेलिक्स की हर टर्न के दरमियान 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। और ये जो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये बरकरार रखा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सक्सेसिव टर्न पर बनते हैं ताकि हेलिकल स्ट्रक्चर बरकरार रहे। अब हम पढ़ते हैं बीटा प्लीटेड शीट। ये क्या होती हैं, ये क्वाइलिंग होती है या फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। ये फोल्डिंग वाला तरीका है। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन आर फोल्डेड। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये फोल्ड कर जाती है, और ये फोल्ड कुछ इस तरीके से करती है। ये है बीटा प्लीटेड शीट। ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड अपने ऊपर फोल्ड कर जाती है और ये फोल्डेड शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और इस फोल्डिंग को बरकरार रखने के लिए दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं इस फोल्डिंग को बरकरार रखने के लिए। पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है कि इट इज़ फॉर्म्ड, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसकी अब मैं रीडिंग करता हूँ। इट इज़ फॉर्म्ड, ये बनती है बाय द फोल्डिंग बैक, ये यहाँ से पीछे को मुड़ रही है, फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, बीटा प्लीटेड शीट को बरकरार रखा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। इस फोल्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए बरकरार रखा जाता है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस फोल्डिंग को दोबारा रीफोल्डिंग नहीं होने देते, यानी कि खुलने नहीं देते। और ये फोल्डेड शीट लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें यूजली अ पेप्टाइड चेन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड करती है एंड फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ एंड फॉर्म अ ग्लोबुलर शेप। वो कहता है कि यूजली एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये
बेंड करती है एंड फोल्ड, बेंड करती है और फोल्ड हो जाती है अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर, इटसेल्फ, ये अपने ऊपर बेंड कर जाती है और फोल्ड हो जाती है और बना देती है ग्लोबुलर शेप। वो क्या कहता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है ये बेंड कर जाती है और फोल्ड कर जाती है और बेंड कर जाती है अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर बेंड भी कर जाती है और फोल्ड भी कर जाती है अपने ऊपर और एक ग्लोबुलर शेप बना देती है। और ये जो ग्लोबुलर शेप है ये टर्शरी कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि टर्शरी कॉन्फॉर्मेशन, टर्शरी शेप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की टर्शरी शेप है। यानी कि जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन, वो बेंड करती है और फोल्ड हो जाती है अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर, और एक ग्लोबुलर शेप बना देती है। और ये जो ग्लोबुलर शेप है ये टर्शरी शेप है प्रोटीन की। और इसको, ये जो ग्लोबुलर शेप है इसको बरकरार रखा जाता है। एक इसमें होता है पेप्टाइड बॉन्ड तो बनते ही हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए मिलते हैं। एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा होता है इसमें आयनिक बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बन जाता है बॉन्ड। और चौथा होता है डाई सल्फाइड बॉन्ड, यानी कि डाई सल्फाइड बॉन्ड, यानी कि एस सल्फर का सल्फर के साथ। ये जो ग्लोबुलर शेप है उसको 4 बॉन्ड के ज़रिए बरकरार रखा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो पहली, यानी कि वो जो पहली प्रोटीन थी प्राइमरी प्रोटीन, उसमें ही बन जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और आयनिक बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड इस टर्शरी स्ट्रक्चर में बनते हैं इस ग्लोबुलर शेप को बरकरार रखने के लिए। टर्शरी स्ट्रक्चर का हम दोबारा ओवरव्यू लेते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, यानी कि सेकेंडरी चेन होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, वो बेंड करता है और फोल्ड कर जाता है अपॉन इटसेल्फ, यानी कि अपने ऊपर बेंड कर जाता है और फोल्ड कर जाता है। और बेंड का मतलब झुक जाता है, यानी कि मुड़ जाता है या फोल्ड कर जाता है और एक ग्लोबुलर शेप बना देता है। ये जो ग्लोबुलर शेप है ये टर्शरी शेप है प्रोटीन की। और ये जो ग्लोबुलर शेप है इसको बरकरार रखा जाता है, यानी कि मेंटेन किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए, आयनिक बॉन्ड के ज़रिए और हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए और डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए। अगर उसने कहा कि इस प्रोटीन को एक्वस मीडिया में रखना हो, एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि पानी वाले सोल्यूशन में रखना हो, तो जो प्रोटीन की इस तरह कुछ ये प्रोटीन होगी। इस प्रोटीन की बाहर की तरफ, इस प्रोटीन के बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होंगे और इसके जो अंदर की तरफ होंगे वो होंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, वो कहता है कि अगर इस टर्शरी स्ट्रक्चर को हम एक्वस सॉल्यूशन में रखना हो तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए इसकी मोस्ट स्टेबल जो टर्शरी कन्फर्मेशन है
टर्शरी शेप है एक्वस सोल्यूशन के लिए या एक्वस मीडिया के लिए या एक्वस सोल्यूशन के लिए या एक्वस मीडिया या एक्वस कोई भी चीज़ पानी वाली या पानी के अंदर रखना हो तो ये जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे यानी कि जो पानी से लव करने वाले, पानी से अफिनिटी करने रखने वाले अमाइनो एसिड होंगे वो टर्शरी स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ होंगे, और जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे वो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ होंगे। ये बात वो कहता है। अब हम पढ़ते हैं क्यूटर्निटी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। जब बहुत सारी टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के जब जो टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ, ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर, ये दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर, ये तीसरा टर्शरी स्ट्रक्चर, जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक ग्लोबुलर शेप बना देते हैं तो इसे कहते हैं क्यूटर्नरी स्ट्रक्चर। नाम ही नहीं इसका लेना आता मुझे। क्यूटर्नरी स्ट्रक्चर। और ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन हैं ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यानी कि हाइड्रोफोबिक फोर्सेस के ज़रिए जुड़ी होती हैं। हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड भी इनके दरमियान मौजूद होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये रेड ब्लड सेल में मौजूद होती है और ऑक्सीजन को कैरी करती है। वो कहता है कि टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन एग्रीगेट, ये जो टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन है ना ये एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, यानी कि 5 मिल गई, 6 मिल गई या काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ मिल गई और एक ग्लोबुलर शेप बना देती हैं, उसे कहते हैं क्यूटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये जो क्यूटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसको बरकरार रखा जाता है यानी कि मेंटेन किया जाता है बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के ज़रिए, 3 चीज़ों के ज़रिए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, दूसरा आयनिक बॉन्ड भी के ज़रिए बॉन्ड, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, इन 3 चीज़ों के ज़रिए क्यूटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को मेंटेन किया जाता है। ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो।